नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा से देश की पंचायतों को विश्वास दिलाया कि विकसित राष्ट्र के निर्माण में डिजिटल क्रांति के इस युग में पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। देखेंगे किन बातों को पीएम ने रखा ग्रामीण भारत के सामने। केरल यात्रा में कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ रोड शो। बोले, भारत के पास युवा शक्ति का भरपूर भंडार। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की केरल में कर रखेंगे आधारशिला। साथ ही होगा सूडान पर अपडेट। बताएंगे मन की बात के सर्वेक्षण से क्या निकले हैं महत्वपूर्ण तथ्य। लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। गृह युद्ध की मार झेल रहे सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की मुहिम जारी। ऑपरेशन कावेरी के तहत 500 भारतीयों को सूडान के पूर्वी इलाके में स्थित शहर पोर्ट सूडान पर पहुंचाया गया। वहां से लाया जाएगा स्वदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वदेश राज्य मंत्री निकासी के काम की निगरानी के लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में पीएम मोदी ने पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत, 4,11,000 आवासों का गृह प्रवेश, 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी सौंपे। कहा, पहले की सरकारों पर गांव से हुआ अन्याय, हमने गांव के विकास के लिए खोली तिजोरी। केरल के कोच्चि में युवम मेगा यूथ कॉन्क्लेव में भी पहुंचे पीएम मोदी। कहा, भारत की युवा शक्ति देश की विकास यात्रा की प्रेरक शक्ति। केरल सरकार पर साधा निशाना। कहा, यहां न हो रहा है रोजगार मेला और न ही हो रही है भर्तियां। युवा नहीं भूलेंगे राज्य सरकार का ये व्यवहार। आत्मनिर्भर भारत के जरिए युवाओं को दिए जा रहे अवसर। केरल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने किया रोड शो। कोच्चि की सड़कों पर स्थानीय परिधान में पैदल की लोगों के बीच उतरे पीएम। रोड शो में पीएम को देखने के लिए लोगों का उमड़ा सैलाब। कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केरल के लिए कल अहम दिन। पीएम मोदी केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे झंडी। कोच्चि वाटर मेट्रो भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने देश की पहली वाटर मेट्रो सिलवासा में। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तो दमन में देवका सी फ्रंट देश को करेंगे समर्पित। कर्नाटक चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का काम पूरा, प्रचार का काम तेज। गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के कई इलाकों में किया रोड शो। कांग्रेस और जेडीएस पर बोला हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने भी की रैलियां। जेडीएस का प्रचार भी जारी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति की अहम भूमिका। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में भी हुई शामिल। कहा, यह संतुष्टि का विषय है कि बेटियां हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। क्रिकेट के भगवान ने पूरा किया उम्र का अर्धशतक। आज 50 साल के हुए सचिन तेंदुलकर। दुनिया भर से मिल रही हैं शुभकामनाएं। सूडान में छिड़े गृह युद्ध के बीच सूडान सेना दूसरे देश के नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए तैयार हो गई है, जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी के जरिए वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का जिम्मा उठाया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत 500 भारतीयों को सूडान के पूर्वी इलाके में स्थित शहर पोर्ट सूडान पर पहुंचाया गया, जहां से उन्हें स्वदेश लाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि विदेश राज्य मंत्री निकासी के काम की निगरानी के लिए जाएंगे। सूडान में पिछले 15 अप्रैल से हर तरफ दहशत का आलम है। गोलीबारी, धमाके पिछले कुछ दिनों से यहां की नियति बन चुकी है। गृह युद्ध के दौरान फैल रही अफवाहों से अनिश्चितता कहीं अधिक घनी हो गई है। ऐसे में दुनिया के कई देशों के नागरिकों की सूडान से निकासी एक चुनौती साबित हो रही है। हालांकि ईद के दौरान एक तरफा युद्ध विराम की वजह से खतरों के बीच हिंसाग्रस्त इलाकों से सैकड़ों नागरिकों को निकाला गया, लेकिन अब भी अलग अलग देशों के हजारों लोगों की जिंदगी सासत में है।
दरअसल लोगों को सूडान से निकालना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि राजधानी खार्तूम में मुख्य हवाई अड्डे के आसपास ही सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच घमासान चल रहा है। इसलिए अलग अलग देशों के राजनयिक निकासी अभियान को सड़क मार्ग से खार्तूम से 850 किलोमीटर दूर लाल सागर पर पोर्ट पर पहुंचाकर निकासी अभियान को अंजाम दे रहे हैं। भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए निकासी अभियान को तेज कर करीब 500 से अधिक लोगों को सूडान पोर्ट तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं। रास्ते में और भी भारतीय हैं जिन्हें हमारे जहाज और विमान घर वापस लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार सूडान में सभी भारतीयों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमान जेद्दा में तैनात किए गए हैं, जबकि INS सुमेधा को सूडान बंदरगाह के आसपास तैनात किया गया है। सूडान में गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है और उसकी निगरानी के लिए हमारी केरल की ही संतान और मेरी सरकार के मंत्री मुरलीधरन जी को मैं उसकी निगरानी के लिए वहां भेज रहा हूं ताकि ये ऑपरेशन कावेरी बहुत तेज गति से हम सफलतापूर्वक पूर्ण करें। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने इस अभियान के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया तो कुछ देशों ने बड़े नागरिक विमान के जरिए अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। अमेरिकी सेना ने खार्तूम से अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को 3 चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए देश से बाहर निकाला, जबकि फ्रांस ने अब तक विमान के जरिए अपने राजनयिक समेत 200 से अधिक नागरिकों को सूडान से बाहर निकाल लिया है। कई यूरोपीय देशों ने अपने विमान जिबूती हवाई अड्डे से भेजने में सफलता हासिल की है ताकि दारफूर से अगर नागरिकों को निकासी नहीं हो पाती है तो उन्हें किसी सड़क मार्ग से जिबूती तक लाकर देश से बाहर निकाला जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सेना द्वारा सूडान के दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालने की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सशस्त्र बलों ने सूडान से ब्रिटिश राजनयिकों और उनके परिवारों की एक जटिल और तेजी से निकासी पूरी कर ली है। उधर तुर्की ने भी पिछले 2 दिनों से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। करीब 600 नागरिकों में से कुछ को खार्तूम के 2 जिलों और दक्षिण शहर वाड मदनी से सड़क मार्ग से निकाला गया। दूतावास के मुताबिक एक मस्जिद के पास विस्फोट के बाद खार्तूम से निकासी योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यूरोपीय संघ ने अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने के लिए कई अभियान का संचालन शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के लिए लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थानों को संबोधित करते हुए पीएम ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति के इस युग में पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों की परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के गांवों में सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण बताया। हमने देखा कि कैसे हमारी बेटियों ने धरती मां की तकलीफ के बारे में हम सभी को बताया। नाट्य प्रयोग करके धरती मां की वेदना हम तक पहुंचाई है। केमिकल वाली खेती से धरती मां का जो नुकसान हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से हमारी इन बेटियों ने सबको समझाया है। धरती की ये पुकार हम सभी को समझनी होगी। हमें हमारी मां को मारने का हक नहीं है। धरती हमारी मां है और पीएम मोदी ने इसके संरक्षण का जो संदेश रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के दौरान दिया, वह सभी के लिए सबक है।
उन्होंने इस मौके पर पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जीएम पोर्टल का भी उद्घाटन किया। ई ग्राम स्वराज सरकारी ई मार्केट प्लेस एकीकरण का उद्देश्य पंचायतों को ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए जीईएम के माध्यम से अपने सामानों और सेवाओं की विपणन में सक्षम बनाना है। पीएम ने पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया और पहले की सरकारों पर गांवों में भरोसा तोड़ने के आरोप लगाए। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने विकास की ओर साझे कदम नामक एक अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में 3 नई रेलगाड़ियों की भी शुरुआत की। इसके अलावा लगभग 2300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। उन्होंने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड भी सौंपे। इसके साथ ही सभी के लिए आवास के विजन को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने करोड़ों महिलाओं को मकान का स्वामी बनाकर उनका सशक्तिकरण किया है। भाजपा की सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है। और आप जानते हैं, आज के समय में पीएम आवास का हर घर लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है। यानी भाजपा ने देश में करोड़ों दीदी को लखपति दीदी बनाया है। प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश को दी गई सौगात का रीवा के लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार सभी की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। बड़ा सराहनीय हुआ, हमारे रीवा बिंद क्षेत्र में आए और करीबन 25,000 करोड़ का यहाँ योगदान दिए। प्रधानमंत्री जी ने जो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं देश के लिए, पंचायतों के लिए, जिससे गांव का हर गरीब का विकास होगा, उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4,11,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेशों का जो वो किए, वो बहुत ही अच्छा रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आशा भी है कि हर गरीबों को ये मसीहा हैं और आगे भी ऐसे करें। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर अमृत सरोवर, स्वामित्व कार्ड, हेल्थ वेलनेस सेंटर समेत कई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। एक ही मंच से तमाम अलग अलग क्षेत्रों की परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री रीवा पहुंचे थे और कई सारी सौगातें मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री ने दी हैं। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर ये भी प्रधानमंत्री ने इस मंच से बताने की कोशिश की है कि डबल इंजन की सरकार का फर्क और डबल इंजन की सरकार के काम किस तरीके से होते हैं। कैमरामैन मनुदेव भारद्वाज के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, रीवा। और मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में युवम कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा की सरकार देश का निर्यात बढ़ाने के लिए केरल से पारंपरिक दवाइयां दुनिया में जाएं, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं राज्य में कुछ लोग दूसरा ही खेल चला रहे हैं और यहां पर दिन रात कुछ लोग सोने की तस्करी के लिए मेहनत करते रहते हैं। कोच्चि की सड़कों पर स्थानीय परिधान में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की बेसब्री का अंदाजा कुछ इस तरह था।
देश का प्रधान सेवक सड़क पर इतने सरल और सहज तरीके से पैदल ही लोगों के बीच मौजूद था और उसका दीदार पाने के लिए लोगों का हुजूम था। भव्य रोड शो के बाद पीएम मोदी सैक्रेड हार्ट कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने युवम कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने प्रसिद्ध गांधीवादी और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री वीपी अप्पुकुट्टा पोडुवल का जिक्र किया। उन्होंने वैश्विक गतिविधियों में रुझान के लिए केरल के युवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में भाजपा और युवा एक समान तरीके से काम कर रहे हैं। आज बीजेपी और देश का यूथ एक ही वेवलेंथ और विजन को शेयर करते हैं। हम रिफॉर्म्स लाते हैं और मेरे युवा रिजल्ट ला करके देते हैं। ये सरकार और युवा के बीच एक घनिष्ठ पार्टनरशिप है। भाजपा ने इस दौर को यूथ लेड डेवलपमेंट का युग बना दिया है। पीएम मोदी ने केंद्र द्वारा राज्य में बुनियादी ढांचे के हो रहे विकास का जिक्र किया और रोजगार सृजन में इसके महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने केरल सरकार पर भी हमला बोला और खास तौर से सोने की तस्करी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का फोकस रोजगार पर नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार युवाओं को परमानेंट सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी कर रही है। जहां जहां भाजपा की राज्य सरकारें हैं, वहां भी नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। लेकिन केरला में जो सरकार है, उसका फोकस युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार पर नहीं है। मुझे बताया गया है केरला में न रोजगार मेलों का आयोजन होता है और न ही सरकारी भर्तियों पर उतना ध्यान दिया जा रहा है। केरला के युवा राज्य सरकार के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकते। पीएम मोदी ने कहा कि सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि इसकी निगरानी विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश नए भारत का संकल्प लेकर कदम बढ़ा रहा है और आज जब भारत बड़ी वैश्विक जिम्मेदारियां निभा रहा है, तब देश और केरल का युवा भारत के इस विकास यात्रा को अपना नेतृत्व देने के लिए आगे आया है। कोच्चि से राजेश राज की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कल का दिन अहम क्यों है केरल के लिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी।
Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केरल की विकास यात्रा में 25 अप्रैल की तारीख खास होने जा रही है। आइए देखते हैं क्या है कारण इस खास रिपोर्ट में। मंगलवार का दिन केरल के लिए बेहद खास होने वाला है। मंगलवार को पीएम मोदी राज्य को तमाम सौगातें देंगे, जिससे कनेक्टिविटी और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री थिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर थिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी 11 जिलों थिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड स्थानों को कवर करेगी। इस ट्रेन के चलने से केरल के कई जिलों के लोगों को फायदा होगा। प्रयास ये है कि हर राज्य को कम से कम एक वंदे भारत मिले, तो उस प्रयास की कड़ी में ये हमारी 16वीं वंदे भारत यहाँ से चलेगी, जो कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक जाएगी, जो कि केरल का पूरा वेस्ट कोस्ट कवर करती है। लगभग 585 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस राजधानी लगभग 9.5 से 10 घंटे के बीच में कवर करती है, जबकि वंदे भारत लगभग 8 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेगी। ये बहुत बड़ा केरल स्टेट के लिए गिफ्ट है, माइलस्टोन है। प्रधानमंत्री केरल के लिए 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कोच्चि वाटर मेट्रो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोच्चि शहर के साथ निर्बाध संपर्क के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली ये अपनी तरह की अनूठी परियोजना है। मैं जिस मेट्रो में अभी सवार हूँ, कोच्चि शहर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। 38 स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं और कई किलोमीटर की यात्रा करके जो बाहर सड़कों पर भीड़ है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, और ये इको फ्रेंडली भी है। This is a very sustainable project for the environment. First of all, this is electric hybrid boats are being used for the public, and the flora and fauna, the मछली सब fishermen लोग सब, उसको कुछ ये disturbance नहीं होता है। This is not using any fossil fuel. This fuel being used, this electricity is being used for the entire purpose as such. ये देश की पहली वाटर मेट्रो है। ये वाटर मेट्रो लोगों को किफायती और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराएगी। वाटर मेट्रो कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने खुद वाटर मेट्रो की तस्वीरें जारी करते हुए बताया, कोच्चि वाटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में अहम साबित होगी। करीब 1,136 करोड़ रुपए की परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इससे शहर में सार्वजनिक परिवहन व पर्यटन के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिज्म का पोटेंशियल तो है। जो 10 आइलैंड में काफी सारे विदेशी टूरिस्ट और नेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, तो वो लोग इसमें जा सकते हैं। बड़ा कंफर्टेबल जर्नी है। आइलैंड में जो यूथ रहते हैं, उनको जल्दी जल्दी पहुंच सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो और उनको रेगुलर सर्विस मिल जाएगा मेट्रो जैसा, तो उनके लिए आसान हो जाएगा काम करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए। एक बोट में 3-3 क्रू मेंबर होते हैं। हम तो चाहते हैं कि, हमारा दिल तो ये चाहता है कि सभी लोग आइलैंड से भी आएं। वाटर मेट्रो में यात्रा की कीमत काफी कम होगी। ट्रैफिक नहीं होने की वजह से इसमें समय की भी बचत होगी। वाटर मेट्रो 2 रूट पर चलेगी और लोगों को हर 15 मिनट में आवाजाही के लिए मेट्रो मिलेगी। इसमें कुल 78 इलेक्ट्रिक नौकाएं शामिल हैं। प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री बैठ सकते हैं। वाटर मेट्रो 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से अपने पहले रूट हाईकोर्ट वाइपिन पर परिचालन शुरू करेगी। वहीं दूसरे रूट वेट्टिला कक्कनाड पर सेवा 27 अप्रैल की सुबह 7 बजे से शुरू होगी। एक बार की यात्रा के लिए लोगों से 20 रुपये का किराया लिया जाएगा। वाटर मेट्रो से 20 मिनट से भी कम समय में हाईकोर्ट से वाइपिन तक पहुंचा जा सकेगा। वहीं व्याटिला से कक्कनाड तक सफर करने का अनुमानित समय करीब 25 मिनट है। ये सेवा सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। हाईकोर्ट वाइपिन रूट पर पीक आवर्स में हर 15 मिनट में नावों का संचालन होगा। लोग इस वाटर मेट्रो से काफी खुश हैं। डिंडीगुल पलानी पलक्कड़ खंड का रेल विद्युतीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री इसे भी देश को समर्पित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
वो तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, वर्कला, शिवगिरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और निमोन व कोचुवेली सहित तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के व्यापक विकास और तिरुवनंतपुरम शोरानूर खंड की सेक्शनल गति में वृद्धि की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये दौरा राज्य में कनेक्टिविटी और पर्यटन को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम है। अभिषेक सिंह और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान देश को समर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री दमन में देवका सी फ्रंट देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री दादर और नगर हवेली, सिलवासा में 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सिलवासा का ये नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव के नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज में नवीनतम अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं से सुसज्जित 24 घंटे केंद्रीय पुस्तकालय, विशेष चिकित्सा कर्मचारी, चिकित्सा प्रयोगशालाएं, स्मार्ट लेक्चर हॉल, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, शरीर रचना संग्रहालय, क्लब हाउस और खेल सुविधाएं शामिल हैं। छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए आवासीय परिसर की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। हमारी पूरी जो यहाँ की मेडिकल एजुकेशन है वो पूरे डिजिटली कनेक्टेड है। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो ये सुविधाएं यहाँ पे सारी की सारी लेस हैं, चाहे वो कोई भी सुविधा हो। जैसे कि हम बोलेंगे हॉस्टल की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी हमारा बहुत बड़ा है जो 35 एकड़ और 203 करोड़ की लागत से बना ये नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्र शासित प्रदेश दादर, नगर हवेली और दमन दीव का पहला मेडिकल कॉलेज है। इस नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बन जाने से आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में न केवल वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने घर के पास ही मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। प्रधानमंत्री सिलवासा के साइली मैदान में 4,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की 96 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में दादरा और नागर हवेली जिले के मोरखल, खिरडी, सिंदोनी और मसाट के सरकारी स्कूल शामिल हैं। जिले की सड़कों का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण, अंबावाड़ी, परियारी, दमनवाड़ा, खारीवाड़ और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, दमन के सरकारी स्कूल, मोती दमन और नानी दमन में मछली बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नानी दमन में जल आपूर्ति योजना की विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि शिक्षा हो, हेल्थ हो, सोशल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारे क्षेत्रों में अकल्पनीय, अद्भुत इस क्षेत्र में बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री दमन में देवका सी फ्रंट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से करीब 5.45 किलोमीटर का सी फ्रंट बनाया गया है। देश में अपनी तरह का एक तटीय विहार स्थल बनाया गया है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को आकर्षित भी करेगा। यह अवकाश और मनोरंजन गतिविधियों का नया केंद्र बन जाएगा। इस विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में अत्याधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग सुविधाएं, बगीचे, फूड स्टॉल, मनोरंजन के विभिन्न साधन उपलब्ध कराए गए हैं। दमन में देवका बीच पर ये नमो पथ आपको जो दिखाई दे रहा है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और इसके साथ साथ ही दमन में एक रोड शो है जिसके लिए दमन निवासी बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। भविष्य में यहाँ लग्जरी टेंट सिटी बनाने का प्रावधान भी किया गया है। दमन से नीरज सिंह और सिलवासा से नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगे कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज नाइट। Ladakh welcomes the Y20 delegates with warmth and compassion to the pre-summit to be held in Leh from 26th to 28th April. Be part of this global event in the land of enchanting beauty and peace. The Y20 pre-summit brings together young leaders from the G20 countries
to discuss some of the most pressing issues of our time. This year's theme is Vasudhaiv Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future. The Y20 Pre-Summit is a platform for young leaders to connect, learn and grow. Delegates will exchange ideas, share experiences and build meaningful relationships that will last a lifetime. Amidst the natural beauty of this land, with its unique tradition and rich heritage, a blend of diverse cultural ethnicity and hospitality at its best, Ladakh is the perfect destination for this event. The delegates from all 20 countries will be welcomed with open arms by the friendly locals and will have the opportunity to engage with the community and experience the local culture firsthand. We are thrilled to host this event. Let's create history together in the mystic land of Ladakh. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और अब कर्नाटक के चुनावी समर पर हमारा खास सेगमेंट कर्नाटक का रण। दस मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार की कमान अमित शाह और जेपी नड्डा ने संभाली और उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी जेडीएस प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगे। कर्नाटक में सत्ता की लड़ाई तेज हो गई है। 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इनमें भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के दिग्गज नेताओं के अलावा उनके परिवार के सदस्य भी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक ही एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां भाजपा सत्ता में है। राज्य में जीत के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मैसूर के श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करके की। इसके बाद उन्होंने चामराजनगर के गुंडलुपेट और सकलेशपुर के अलूर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान जगह जगह फूल बरसाकर अमित शाह का स्वागत किया गया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है, जबकि भाजपा सबको साथ लेकर चलती है। कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायत, वोक्कगिला, एससी, एसटी, वोक्कलिगा, एससी, एसटी सबको साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। ओबीसी समाज को भी साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अमित शाह ने हुबली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस और जेडीएस को घेरते हुए कहा कि ये दोनों दल कर्नाटक में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नए कर्नाटक का नारा लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। डबल इंजन की सरकार बनाम कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार, ये तय करने का कर्नाटक की जनता के लिए चुनाव है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार की कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में उन्होंने सिडलघट्टा और बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, जेडीएस को परिवारवादी पार्टी बताते हुए कहा कि राज्य का विकास केवल भाजपा ही कर पाएगी। जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो हमारा कहना बड़ा स्पष्ट है। तजुर्बे हमको बताते हैं कि जब जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है तो कर्नाटक का तीव्र गति से विकास हुआ है। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में जान लगा दी है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी की जीत का दावा किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बेलगावी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों के साथ बातचीत की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम जीएसटी को बदलेंगे। जो जीएसटी है वो सिर्फ देश के अमीर लोगों की मदद करने के लिए लगाई गई है। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में तो हम इस जीएसटी को बदलेंगे। एक टैक्स होगा और कम से कम टैक्स होगा। साथ ही साथ जेडीएस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शिरा विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच आयकर विभाग ने पूर्व कांग्रेस मंत्री गंगाधर गौड़ा के 2 आवासीय परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की। साथ ही दक्षिण कन्नड़ के बेलथांगडी में एक शैक्षणिक संस्थान पर भी छापा मारा है। गौरतलब है कि कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा और वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि 13 मई को सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त छोटे से ब्रेक का। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। एआईसी से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में एआईसी देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. 30 अप्रैल 2023 को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। 100वीं कड़ी से पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक ने कार्यक्रम के बारे में सर्वे किया है। सर्वे में देश के चारों तरफ के राज्यों के 10,003 लोगों से कार्यक्रम के बारे में सवाल पूछे गए हैं। सर्वे से संबंधित रोचक जानकारी के बारे में आईआईएम रोहतक और प्रसार भारती ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता पर कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। ये तथ्य आईआईएम रोहतक ने सर्वे के जरिए जुटाए हैं। ये सर्वे देश के चारों क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 10,003 लोगों से पूछे गए सवालों के जवाब के आधार पर तैयार किए गए हैं। सर्वे में कहा गया है कि 96% जनता को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। 100 करोड़ जनता ने एक बार मन की बात कार्यक्रम जरूर देखा है। 23 करोड़ लोग मन की बात कार्यक्रम को लगातार देखते हैं और करीब 41 करोड़ लोग कभी कभी ये कार्यक्रम देखते हैं। साथ ही कार्यक्रम की लोकप्रियता के पीछे प्रधानमंत्री की सबल नेतृत्व क्षमता और आकर्षण को जनता ने स्वीकारा है। हाउसमेड्स हैं, जो दूध बेच रहे हैं, जो चाय बना रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी के अलावा टीचर्स हैं, सबसे एक बहुत बड़ा सैंपल 10,003 लोगों का सैंपल लेने के बाद उसके बाद हमने ये यूजेबल सैंपल है। सैंपल तो इससे बड़ा था, तकरीबन 11-12 हज़ार और बड़ा सैंपल था। उसमें से कुछ अनफिल्ड क्वेश्चन रह गए।
तो इतने बड़े सैंपल को पूरी स्टेट से लेने के बाद जब हमने उसको निकाला तो हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि तकरीबन 96% जो लोग हैं वो मन की बात के बारे में जानते हैं। आईआईएम रोहतक के सर्वे से पता चलता है कि टेलीविजन के जरिए 44.7%, मोबाइल पर 37.6% और रेडियो के जरिए 17.6% लोग मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं। साथ ही कार्यक्रम की लोकप्रियता से युवाओं के व्यवहार में भी बदलाव दिखा है। 60% युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, 55% युवा जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, 59% युवाओं का सरकार के कार्यों में विश्वास बढ़ा है और करीब 73% लोग सरकार के कार्य और देश के विकास के प्रति आशान्वित हैं, जिसमें कि युवाओं के इश्यूज हैं, हमारी प्रकृति और संरक्षण से संबंधित विषय हैं, हमारी जो सेनाएं हैं उनके संबंध में जो इश्यूज हैं और भारत की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र के प्रति जो लोगों का प्रेम है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, उस भावना को भी बल मिला है। मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की सभी 22 भाषाओं में इसका प्रसारण होता है। संस्कृत और मूक बधिर भाषाओं समेत दुनिया की अन्य 11 भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। दुनिया की अन्य 11 भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। कार्यक्रम की लोकप्रियता का ग्राफ देश की सभी भाषाओं में है। 65% लोग हिंदी में, 18% अंग्रेजी में और बाकी लोग अन्य भाषाओं में इस कार्यक्रम के प्रसारण को सुनते हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम इस महीने की 30 तारीख को अपने 100 एपिसोड पूरे करने जा रहा है। उससे पहले ये जो सर्वे सामने आया है, उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, उस पर और बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब जुड़ गए हैं। शेखर अय्यर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर अय्यर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद एक अपने तरीके का प्रयोग किया, जिसमें जनता के साथ एक संवाद कायम किया और इस संवाद को लगातार जारी रखा है और 100 एपिसोड इस महीने की 30 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं। इस सर्वे में जो तथ्य आए हैं उस पर एक एक करके तो बात करेंगे ही, लेकिन इस तरह के प्रयोग को आप किस तरह से देखते हैं? आज इतना लंबा सफर हुआ, इसमें कई महत्वपूर्ण एक तरह से चीजें भी आई और साथ ही साथ कई कठिन दौर से देश गुजरा भी इस दौरान। बिल्कुल रितु जी, जो सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बड़े सिग्निफिकेंट भी है। देखिए, जब प्रधानमंत्री ने पहला भाषण पहला मन की बात जब किया अक्टूबर 3, 2014 को, तब आपने देखा होगा हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया कि ठीक है, मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई सरकार का भी ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादातर लोगों के विषय को लेकर है और रेडियो का कितना अभी प्रभाव होगा जब टेलीविजन ही सब कुछ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसे एक माध्यम चुना जिस माध्यम से डायरेक्टली जो अपने नागरिकों से कनेक्ट करना, और ऐसे मुद्दे हर एपिसोड में ऐसे मुद्दे उन्होंने ले लिया, वो पर्यावरण हो, स्वच्छ भारत हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, पानी की बचावट को लेकर हो या पीने पानी को लेकर हो, गर्मी में कैसे पक्षी और जानवरों को कैसे पानी देना चाहिए, ऐसे कई बातें, इतनी वैरायटी थे उसमें, उसे कभी नहीं लगता था इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या सरकार की कोई प्रधानमंत्री कोई पर्सनल इस पे है। लेकिन ऐसे बातें थी जिस बातों से लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। और एक बड़ी चीज रितु जी जो सामने आया है कि जो पब्लिक हमेशा जो जन विश्वास उन पर है, जो मैंडेट उनको बार बार मिला, उसका कारण और ये मन की बात की जो फाइंडिंग्स में एकदम आप देख सकते हैं कि एकदम कॉमन है। वो क्या है? यही है कि जो पर्सनैलिटी, जो प्राइम मिनिस्टर की आवाज सुनकर जो लोगों के मन में जो एक इंप्रेशन बन रहा है, वही इंप्रेशन है जब प्रधानमंत्री चुनाव की टाइम हो या कहीं भी जब भी बड़े संबोधित करते हैं, उनमें एक ही पर्सनैलिटी जो वो क्या है, ऐसा एक व्यक्ति है हमारे प्रधानमंत्री जो एक निर्णायक और एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नेतृत्व को प्रकट करते। वो बात रेडियो में भी वो प्रकट आया कि जिस बातों को लेकर सामने रखते थे, जिन चीजों को लेकर अपने कभी कभी आह्वान भी करते थे, उसके बाद जिस तरह पब्लिक का रिएक्शन हुआ
और कभी कभी जब सरकार की जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम से लोगों की कल्याण हो रहा है, अलग तरह से हो रहा है, उसका भी जो रिस्पॉन्स और पब्लिक का रिस्पॉन्स, ये चीजें भी सामने आई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की एक दूसरी चेहरा है, यानी पर्सनैलिटी की एक दूसरी बात वो है, उनमें बहुत कंपैशन है, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है, लोगों की तकलीफ, जानवर की तकलीफ, पर्यावरण को लेकर जो चिंता, ये सारी चीजें इतने कंसर्न से, ग्रामीण क्षेत्र की जो 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 चुनौतियां हैं ग्रामीण क्षेत्र में, विकास को लेकर जो जो बाधाएं आते हैं उसको कैसे दूर करना, ये सारी चीजें में कहीं ना कहीं लोगों को, श्रोताओं को लगा कि ऐसा एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो हमारे सारे कष्ट जानते हैं, जैसे वो खुद ये सब महसूस किए हो, एक्सपीरियंस किए हो। ऐसा कोई वो ये नहीं था, मतलब एक ऑफिशियल टाइप नहीं था। देखिए, हमेशा हमने देखा है कि राजनेता हो या जो मंत्रीगण जब भी बात करते हैं लगता है कि ठीक है, सरकारी वही ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मन की बात वैसी नहीं थी ना है। देखिए, जब कोई भी समस्या ले लेते हैं, कोई समस्या लेकर, इतनी कॉमन समस्या है, परीक्षा को लेकर हो, बच्चों की कठिनाई को लेकर हो, तो ये सारी चीजें, और कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना, ये सारे जब बातें बताते हैं, कभी नहीं लगता है कि इसमें कोई इतना डायरेक्ट, लगता है कि जैसे घर में कोई बुजुर्ग हमारे साथ बात कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे अनुभव के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। और ये भी देखा गया कि मौके मौके पर मन की बात के तमाम संस्करणों में जिस तरह से बुजुर्गों के प्रति लोगों में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसका जिक्र किया गया, पर्यावरण के मसलों पे किया गया, महिलाओं के अधिकार को लेकर किया, और कई ऐसी बातें रही हैं। और खासकर बच्चों की छुट्टियों के दौरान किस तरह से बच्चों के साथ भी संवाद किया जाए कि अपने उस समय को वो कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा मंच बनाया जिसमें हम देखते हैं कि तमाम सांसद अपने इलाकों में दौरा करते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए देश की जनता के साथ संवाद करना, ये बताना, या फिर कुछ ऐसे मसले जिनको वो बात करना चाहते हैं जनता से, इसके जरिए उन्होंने एक रास्ता खोला? बिल्कुल रितु जी, नहीं, रास्ता खोला है और साथ में एक फीडबैक भी ले रहे। देखिए, अपने बात तो रखते हैं, लेकिन साथ में जो फीडबैक उनको मिलता है, देखिए हर कार्यक्रम आप देखेंगे इसमें कितने रिसर्च होते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो टीम काम करती है और साथ में प्रसार भारती उसके लिए जो पूरा अरेंजमेंट जो करते हैं, कैसे, मतलब सुनने के बाद आप लोग जाते हैं, उन लोगों की रिएक्शन लेते हैं, रिस्पॉन्सेज लेते हैं, और जो फीडबैक मिलती है, एक प्रकार से ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। और जिन लोगों की इंटरव्यू होती है, जिनकी कभी कभी प्रधानमंत्री खुद उनकी टेलीफोन से उनसे बात करते हैं, उनकी सफलता को लेकर, उनकी जो जिस तरह उन्होंने अपने हिसाब से किस तरह अपनी चुनौतियों को उन्होंने मुकाबला किया, ये सारे जो कहानियां, जो रियल स्टोरीज है, ये स्टोरीज लोगों को बहुत प्रभाव करता है। और कभी नहीं लगता है कि ये कोई, मतलब प्रधानमंत्री कोई हमें कोई ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी कभी नहीं है जी। कभी नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ हमें कुछ केवल ज्ञान देने में लगे, नहीं, वो ऐसी बातें रखती है जिसको सुनकर हर व्यक्ति को लगता है, हर नागरिक को लगता है कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, ये चीजें मैं भी कर सकता हूं। बिल्कुल शेखर जी, जिन बातों को आप रख रहे हैं वो भी बातें कुछ अहम सामने आई हैं इस सर्वे से, जिसमें 59% लोगों को लगता है कि उनका विश्वास सरकार पर बढ़ा है, 73% लोग सरकार के कामों और देश की प्रगति को लेकर आशावादी दिखाई देते हैं। यही जो संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायम किया, और हमने देखा कि इसी दौरान कोरोना का एक संकट भी देश के सामने से निकला है, जिसके दौरान भी प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए लोगों को एक तरह से उस खराब समय में सांत्वना भी दी, हिम्मत भी दी, और संयम रखने की एक तरह से एक ताकत दी है। और ये भी निकल के आया कि 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योगदान देने का जज्बा विकसित हुआ है। बिल्कुल रितु जी, एक अगर रेडियो के माध्यम से अगर आप डायरेक्टली इस तरह नागरिकों को इनकरेज कर सकते हैं, उनमें इतने आप एंथुजियाज्म भर देते हैं कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए। आपने कोविड कार्यकाल में आपने देखा हो कि हर प्रधानमंत्री की जो मन की बात में कई बातें थी, स्वास्थ्य को लेकर, किस तरह वैक्सीन को सबको ये अपनाना चाहिए और वैक्सीन को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, और किस तरह सरकार की तरफ से क्या क्या कोशिश हो रही है, ये सारी चीजें जब वो बताते थे, जो लोग सुनते थे उनको लगता था भाई वाकई सरकार कुछ कर रही है, प्रधानमंत्री एक्चुअली बहुत कंसर्न्ड है। ऐसा नहीं है कि जैसे, क्योंकि उस समय ये कैंपेन भी चल रहा था विपक्ष की तरफ से कि कुछ नहीं हो रहा है, लोग मतलब कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, कब आएगा और हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे जो संदेह
एक एक कर से दूर होते गए और विश्व में सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन जो कार्यक्रम है वो इंडिया में हुआ, कोविड को लेकर हुआ, जो ना चाइना कर पाए, ना आपके अमेरिका में हुआ या यूरोप में हुआ, कहीं वो भारत में हुआ। और रेडियो के माध्यम से अपील करते करते हर सिटीजन की जो कोऑपरेशन की जरूरत थी, साथ में जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनकी भूमिका, उनकी जो रोल, उनको भी इनकरेज करना, उनकी जो काम को अप्रिशिएट करना, ये सारी चीजें मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री। बिल्कुल शेखर साहब, लोगों ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुशलता है कि वो लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उनका जो एक सहानुभूति संवेदनशीलता है वो भी लोगों ने इस कार्यक्रम के जरिए महसूस की है तमाम विषयों पर। अंत में शेखर जी, बहुत संक्षेप में बतौर पत्रकार, एक नागरिक के नाते, एक लंबा कार्यक्रम मन की बात चला है, 100वें एपिसोड है, इसके आगे प्रधानमंत्री इसको जारी रखेंगे। क्या इस तरह का सर्वे आपको लगता है कि होना चाहिए और ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि लोग किस तरह से इस कार्यक्रम को लेते हैं? हालांकि हम जानते हैं इस तरह के सर्वे पे और भी बहुत सारी बातें भी होती हैं। रितु जी, आपके सर्वे के जो 3-4 जो बातें सामने आई है, मैं मानता हूं वो मन की बात की सबसे बड़ी सफलता है। अगर 70 से ज्यादा लोग के अंदर एक पॉजिटिविटी आई है केवल प्रधानमंत्री की बातें सुनकर, प्रधानमंत्री की डायरेक्ट एक कनेक्ट के कारण, ये अपने आप में बहुत बड़ा ये है, मतलब अचीवमेंट है। इस देश में जब हर जगह आपको कहीं ना कहीं खबर आती है, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, उसके दूर करने में मन की बात अगर बहुत बड़ा भूमिका निभाई है, इसका मतलब वो अपने आप में बड़ा सक्सेस है। और साथ में जो बातें आपने कहा, 60% हिजदी कहते हैं भाई हमें भी कुछ करना चाहिए। इस तरह लोगों को मोटिवेट करने में जो काम मन की बात की है, अपने आप मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर, इस पूरे सर्वे पर विस्तार से बात करने के लिए और तमाम उन तथ्यों को सामने रखने के लिए जो प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके किस तरह के दूरगामी असर देखे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ 9। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने छात्रों को डिग्री भी प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। उन्होंने कहा, डेयरी उद्योग करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की जीडीपी में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए ICAR, NDRI जैसे संस्थानों के देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। इस मौके पर हरियाणा के गवर्नर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत शिक्षा जगत के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने कहा कि यह संतुष्टि का विषय है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जिन विद्यार्थियों ने डिग्री और मेडल प्राप्त किए हैं उनमें से आधे से अधिक बेटियां हैं। और ये नहीं, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 70% से अधिक छात्राएं हैं। ये बहुत ही संतोष का विषय है कि हमारी बेटियां कृषि और संबंध विज्ञान सहित अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भुवनेश्वर में तीसरी G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक के तहत आयोजित भविष्य के कार्य प्रदर्शनी के दूसरे दिन के सत्र का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि लॉजिस्टिक्स आने वाले वर्षों में युवा छात्रों के लिए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अवसरों से भरा क्षेत्र होगा, जिसमें निवेश, उद्यमशीलता और रोजगार की बड़ी गुंजाइश होगी। The conference is of course about the future of work and skilling, and there is a sub-context to it that has been beautifully phrased. It is at the intersection of logistics, coastal economies, sustainability, skills. So this is an interesting opportunity not just to talk about skills, but skills in the context of logistics. Not just to talk about logistics, but talk about logistics in the context of coastal economies. And not just to talk about the coastal economy, but to talk about that in the context of sustainability. और खेल जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप में। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव अगले महीने की 7 तारीख को निर्धारित थे। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पहलवानों ने एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरना दिया है। खेल मंत्रालय ने आईओए को इस संबंध में पत्र लिखकर एक एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। ये कमेटी 45 दिन के अंदर कुश्ती महासंघ का चुनाव करवाएगी। आईओए की कमेटी ही खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी करेगी और फेडरेशन का रोज का कामकाज देखेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने याचिका दायर कर बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत देने के बावजूद अभी तक पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक और 50 लगाई है। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर 50 साल के हो गए। 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले सचिन ने क्रिकेट जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया है। क्रिकेट में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर के नाम क्रिकेट में ढेरों रिकॉर्ड दर्ज है। आज पीएम मोदी ने केरल में जो रोड शो किया उसमें लोगों का सैलाब उमड़ा। देखिए ये तस्वीरें कि कैसे पीएम से मिलने लोग सड़कों के दोनों किनारे खड़े थे। और हम आपको बता दें जानकारी के लिए, इस वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटी सी लड़की को इस तरह का एक साइन बनाते देखा था। ये साइन लैंग्वेज में, सांकेतिक भाषा में लव यू का संकेत है, यानी कि हम आपको चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री को देखकर उस लड़की ने इस तरह का संकेत दिया था। और जाते जाते अब खबरें फटाफट अंदाज में आप देखें। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति एनआईए ने यूपीए के तहत कुर्क की है। नोटिस के मुताबिक नई दिल्ली में विशेष एनआईए कोर्ट के आदेश पर श्रीनगर के नरसिंहगढ़ में अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई बंद की। ललित मोदी के सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया। कोर्ट ने ललित मोदी को हिदायत दी कि भविष्य में न्यायपालिका की साख को ठेस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी न करें। अपने कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणियों के चलते प्राथमिकी का सामना कर रहे मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़कर इंदौर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की अवधि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल में हर रोज सुनवाई का निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चल रहे ट्रायल की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि ऐसा आदेश देना संभव नहीं है। अगली सुनवाई जुलाई में होगी।